धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2021 का बजट पेश किया। खड़े रहने, भाषण देने, पानी पीने के सहित 2 घंटे 46 मिनट का रिकॉर्ड बनाया। सरकार मुस्कुरा रही थी और इस मुस्कुराहट के पीछे सदन और राजस्थान की जनता देख रही थी कि सूर्यगढ़ में भी एक कव्वाली का दौर चला, बेवफा तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं। फिर सरकार 27 तारीख को हेलीकॉप्टर में मुस्कुराई। ये राजस्थान की जनता को जो बजट पेश किया, उम्मीद थी कि जुगाड़ की सरकार जुगाड़ का बजट पेश करेगी, लेकिन इसके पैसे का जुगाड़ कैसे होगा, इस पेपरलेस बजट में इस चीज का कहीं उल्लेख नहीं था। माननीय सभापति महोदय, बजट एक गोपनीय दस्तावेज होता है और भारत के संसदीय परंपरा के इतिहास में कदाचित कोई ऐसे अवसर आए होंगे, या तो मुख्यमंत्री जी अति उत्साहित थे या उनको भूलने की आदत है। इस 24 फरवरी 2021 को थोथी घोषणाओं को, असत्य के पुलिंदे को पढ़ते पढ़ते और पन्ना नंबर 10 भूल गए। अब ये मानवीय भूल भी हो सकती है, लेकिन भारत की संसदीय परंपरा के इतिहास में मुख्यमंत्री संसदीय परंपराओं को और गोपनीयता को भंग करने के दोषी हैं। 24 घंटे तक उस बजट की गोपनीयता भंग हुई और दूसरे दिन आपने वो 10 नंबर का पेज पढ़ा। यदि बजट उनके संज्ञान में होता तो शायद इतनी गलती नहीं करते, क्योंकि चिकित्सा सेवाओं के उसके साथ साथ में 11 नंबर का पन्ना जब आपने पढ़ा तो उसका आशय आयुर्वेद डिपार्टमेंट से था। सभापति महोदय, इस बजट की शक्ल तो ठीक है, लेकिन नीयत ठीक नहीं है और इसलिए कॉस्मेटिक किस्म का बजट है, सिर्फ चेहरा लिपा पुता है। यह बजट कट कॉपी पेस्ट है। इसका उल्लेख मैं आगे करूंगा कि किस तरीके से जुगाड़ किया गया। बजट के बाद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास कर्जा लेने की गुंजाइश है, वित्तीय प्रबंधन बेहतर करेंगे, लीकेज को रोकेंगे, राजस्व का अर्जन बढ़ाएंगे और घोषणाओं को पूरा करेंगे। माननीय सभापति महोदय, जो पिछला बजट था उसमें 28 जिलों की 61 घोषणाएं ऐसी हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं और मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पे सिविल लाइंस का फाटक है जिसमें आरओबी की घोषणा आपने की थी। केवल यही नहीं, राजस्थान के अनेक जिलों की अनेकों ऐसी बातें थी जो आपने कही, जो अभी कागजों से जमीन पर उतरी नहीं है। मैं 9 साल पहले चला जाऊं, इसी सरकार के इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने एक वानगी आपको दिखा रहा हूं। 2012-13 में आपने 9 साल पहले दवा जांच के लिए ड्रग टेस्टिंग लैब की घोषणा की थी। जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर में सैंपल जयपुर लाने पड़ते हैं। अभी तक 9 साल पुरानी घोषणाएं भी रेंग रही है, उस पर कोई प्रगति नहीं हुई है। माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बजट की नकल तो जरूर हुई है, पर कहा जाता है कि नकल में भी अकल चाहिए। उन प्रदेशों ने केवल घोषणाएं नहीं कही हैं, उन्होंने एक रोड मैप पेश किया है। इस बजट में किसी किस्म का रोड मैप और इस बजट में जितनी घोषणाएं की, 90% तो घोषणाएं हैं, केवल 10% सोर्सेज पे बात हुई है। यानी इम्बैलेंस इस बजट का सबसे कमजोर पार्ट है और इसलिए गवर्नमेंट इज पुशिंग स्टेट टुवर्ड्स फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब यदि बजट इस किस्म से असंतुलित होता है तो प्रदेश में आपातकाल की स्थिति बनती है। इस बजट का पहला असत्य यह है कि एफआरबीएम एक्ट का सीधे सीधे उल्लंघन किया गया है। एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत राजकोषीय घाटे के जीएसटीपी का 3% होना चाहिए जो पूर्व निर्धारित था, और जो 2020-21 में जो होता 2.99 और इसका रिवाइज एस्टिमेट हुआ सरकार की तरफ से 6.12, यानी दुगना।
राजकोषीय घाटे की मर्यादा यदि कोरोना के कारण 4% हुई तो सरकार का मानना है कि 3.98% होगा, यानी आंकड़ा देखिए 47,653 करोड़। और यदि यही इसको दुगना करेंगे तो घाटे का राजकोषीय घाटे की लिमिट क्या होगी आप अंदाज लगा सकते हैं। आपातकाल इसलिए भी होगा, ये बजट बता रहा है कि 8% खर्चा बढ़ा है और संशोधित अनुमानों के अनुसार 15% प्राप्तियां कम होंगी और उधारियां होंगी 102%। तो बजट की घोषणाएं पूरी कैसे होंगी, ये शंका भी है और प्रश्न चिन्ह भी है। इस बजट की देश के प्रमुख 30 राज्यों के बीच तुलना करें सभापति महोदय, तो 2021-22 के कृषि बजट के लिए बजट का 5.1% हिस्सा आवंटित किया है, जो राज्य के अन्य राज्यों के 30 राज्यों में इसको यदि कंपीट करें तो औसत आवंटन से 6.3% कृषि का बजट कम है। ग्रामीण विकास के लिए आपने 5.4% किया है, जो दूसरे राज्यों से 6.1% कम है। सड़क और पुल, जो प्रदेश की एक बुनियादी व्यवस्थाओं की जरूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आप जोर देते हैं, लेकिन राजस्थान में उसका हिस्सा 3.4% है और दूसरे प्रदेशों में 4.3% उनसे कम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, उदाहरण के तौर पर आपने एक विधानसभा क्षेत्र में 10 ट्यूबवेल और 40 हैंडपंप, यहाँ सारे सदस्य बैठे हैं, इसकी पूर्ति हो सकती है तो बता दीजिए। वैट के बारे में आपने कुछ नहीं कहा, निष्क्रिय संपत्तियां जो राजस्व का हिस्सा हो सकती है उसके बारे में कुछ नहीं कहा। इस पूरे कालखंड में शोध और वैज्ञानिक अनुसंधान, जिसमें अनेक प्रदेशों की सरकारें, केंद्र की सरकारें इस पर फोकस करती हैं कि जब तक रिसर्च नहीं होगा तो हम लोग किस तरीके से तरक्की के दौर में जाएंगे। आपके बजट में प्रावधान है 0.01%। विरोधाभास ये है कि आपने 2 व्हीलर पर वन टाइम टैक्स की रिबेट की है 50%। अब आप समझ सकते हैं कि ये ई व्हीकल का जमाना है और पेरिस एग्रीमेंट के मुताबिक देश और अन्य प्रदेश इस पूरे वातावरण के लिए ई व्हीकल को और चलाने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, लेकिन उसका प्रावधान आपने कुछ किया नहीं है इसमें। माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को मोदी फोबिया है। उनकी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट यहीं से शुरू होती है और बड़ी चतुराई से सियासी बयानबाजी करके राज्य की जनता की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, असत्य के पांव नहीं होते। जनधन, उज्ज्वला, पीएम आवास, पीएम किसान, फसल बीमा जैसी बुनियादी योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को मिलता है। पूरे कोरोना के कालखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राशन सहित अनेक योजनाओं से प्रदेश की जनता को ताकत और संबल मिला है। केंद्र का पैसे का रोने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में रहे कि राजस्व प्राप्तियों का 42% अर्थात 76,582 करोड़ रुपए केवल केंद्रीय हस्तांतरण से राज्य सरकार को प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त भारतमाला प्रोजेक्ट में 39,600 करोड़ रुपए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अनेक प्रोजेक्ट के लिए 15,880 करोड़ रुपए और रेलवे के लिए 4,686 करोड़ रुपए। ये 2019 से 14 की यूपीए सरकार का 587% ज्यादा। माननीय सभापति महोदय, 587%। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए 8,715 करोड़ रुपए और 2020-21 के लिए जल जीवन मिशन के लिए 2,523 करोड़ रुपए मोदी जी ने दे दिया। आपने क्या दिया? भाषण, वायदा और घोषणा। तो मुझे लगता है कि आप जादूगर के साथ साथ घोषणाजीवी भी हो गए हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके ही प्रदेश में 2018 के जन घोषणा पत्र में संपूर्ण कर्जे माफी की बात अनेक मंचों पर कही गई। राजस्थान के दर्जनों किसानों ने आत्महत्याएं की, मैं बार बार उसका उल्लेख नहीं करना चाहता। राजस्थान का बेरोजगार सड़कों पर है, संविदा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, कानून व्यवस्था चौपट है, 6,14,000 मुकदमे राज्य सरकार की बानगी है और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने एफआईआर को और एक तरीके से प्रोत्साहित किया। लेकिन ये वो एफआईआर है जिसमें गैंगरेप, बलात्कार, हत्याएं, डकैती, दुष्कर्म इस किस्म के मसले हैं। माननीय सभापति महोदय,
आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया, राजस्थान के बेरोजगारों को आपने उन 2018 के जन घोषणा पत्र में भी बेरोजगारी भत्ते देने की बात कही, और आपने अभी तक दिया, आपके सवाल के जवाब में जो हमें जवाब मिला है, 12 लाख बेरोजगार पंजीकृत हैं। आपने बेरोजगारी भत्ता दिया है 2,49,433 लोगों को, और 2,15,390 ये बेरोजगार अभी भी इंतजार में कि कब उनको भत्ता मिलेगा। आपने नौजवानों के लिए 88 कॉलेज खोले, धरातल पर 33 आए और 27 की आपने अब घोषणा कर दी। इसी तरीके से माननीय सभापति महोदय, आपने पेट्रोल और डीजल के लिए इस पूरे बजट में कहीं इसका उल्लेख नहीं किया। 2% कम करके आपने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश जरूर की है। इसी तरीके से शिक्षक भर्ती के 17 मामले अभी न्यायालयों में चल रहे हैं। आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड स्थगन परीक्षाओं के रद्द होने और पेपर लीक होने की जद्दोजहद से जूझ रहा है, और इसलिए राजस्थान के नौजवान कहते हैं कि पर्चा लीक और सरकार वीक। पटवारी, एसीएफ, रेंजर, स्टेनोग्राफर, फार्मासिस्ट, रीट, डॉक्टर, नर्सेज, संविदा कर्मी, ये सभी आंदोलनरत हैं। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में आपने कहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया, और मैं जिन बातों का आपसे जिक्र कर रहा था, कई बातें इस 28 जिलों के 61 घोषणाओं में दोबारा इसी बजट में दोहरा दी गई हैं। उदाहरण के तौर पर राजसमंद में चुनाव है, पिछली बार भी आपने औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा की, अमल नहीं हुआ, फिर घोषणा कर दी। यहाँ माननीय चिकित्सा मंत्री जी विराजे हुए हैं। एसएमएस में प्रत्यारोपण और न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग की घोषणा की, अमल में नहीं आई। पुराने विधानसभा में विश्व स्तरीय म्यूजियम के लिए आपने कहा, गोविंद मार्ग पर एलिवेटेड रोड के लिए कहा, सिविल लाइन्स का मैंने जिक्र किया। अनेकों ऐसे जिले जिन पर कल टेलीफोन करके पता किया तो डीएनए की व्यवस्था, अजमेर में डीएनए टेस्ट की आपने कही। संभाग मुख्यालय पे हाफ डे होम की व्यवस्था आपने कही। इसी तरीके से जयपुर के प्रतापनगर में कोचिंग हब की बात आपने की। अनेकों इस तरीके के जिले, माननीय सभापति महोदय, जिसका उल्लेख करूंगा तो ये भाषण लंबा होगा, लेकिन मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि किस तरीके से इस सरकार ने बेरोजगारों के साथ मजाक किया। आपने घोषणा की कि हम किसानों को पूरी बिजली देंगे, लेकिन दिसंबर के महीने में केशोराय पाटन के किसान ने सिंचाई करते हुए रामलाल धोबी की, गुडली के केशोराय पाटन के रामलाल धोबी की मौत हुई। इसी तरीके से चांदन एली के पूर्णमन मीना 32 साल की गेहूं की सिंचाई करते समय उसकी मौत हुई, और यशवंतपुरा सुनेल के हरीश धाकड़ की बिजली के कमी के कारण रात को सिंचाई करते समय उसकी मौत हुई। अभी अनेकों ऐसी भर्तियां जो अभी लंबित हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय सभापति महोदय कि इस सरकार ने वादे जरूर किए, और इसलिए ये सरकार याद की जाएगी वादा खिलाफी के लिए। आपने, मुख्यमंत्री जी ने कई बातों का उल्लेख किया, लेकिन मुझे लगता है कि प्रदेश के अस्पताल बीमार हैं, युवाओं में नशे का कारोबार है, स्कूल कॉलेज बिना बजट बेकार हैं। लगता है सरकार लचर और लाचार है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। पर मुझे लग रहा है कि दिए टिमटिमा रहे हैं, और ये बजट से लग रहा है कोई मध्यावधि चुनाव का बजट पेश कर रहे हो, इस किस्म की सी कवायद लगती है। आपने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि संभव की सीमा जाने का एक ही तरीका है कि असंभव की सीमा से भी आगे निकल जाना। माननीय सभापति महोदय, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय उसे समय पर करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। ये आपके लिए कहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि अनेक बार अनेक मंचों पर कई किस्म की बातें की जाती हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि यहाँ पर किसानों के कल्याण की बात हुई, लेकिन आज़ादी से लेकर आज तक सबसे पहले इस देश और प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड देने की किसी को ये दावा कर सकता है और उस पर भरोसा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले इस पूरे प्रदेश और देश में किसान क्रेडिट कार्ड की 0% पर किसानों को लोन किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। फसल बीमा कौन लेकर आया? भारतीय जनता पार्टी। 52 की योजना कौन लाया? बीजेपी।
किसान सम्मान निधि किसने दी? पुनिया जी, बीजेपी। एक मिनट। एमएसपी की राशि किसने बढ़ाई? ये बीजेपी। 0% वाली बात गलत कह रहे हैं आप। बेचने की राशि 0% वाली बात गलत कह रहे हैं। 0% पर अगर लोन दिया है तो गहलोत सरकार ने दिया है। गलत कह रहे हैं, गलत। बीच का इंटरवेन करो अभी। माननीय सभापति महोदय, प्लीज प्लीज सहयोग करें। माननीय सभापति महोदय, आप इंडिया में पैदा कर रहे हो, सक्षम है अपनी बात कहने में। वो इंडिया में जब भी कोरोना की त्रासदी का जिक्र होगा, कांग्रेस पार्टी के असहयोग और भारतवर्ष को नीचा दिखाने का उनका चरित्र हमेशा याद रहेगा। कांग्रेस ने लॉकडाउन पर लोगों को डराने की कोशिश की, मास्क और पीपी किट पर एक्सपोर्ट पर झूठ फैलाया। वो नहीं लिखा जा रहा है, झूठ की जगह सत्य लिखा कांग्रेस गया ने है। थाली और दिया इवेंट का मजाक उड़ाया, लेबर माइग्रेशन पर घटिया राजनीति की। पुनिया साहब, आईसीएमआर एम्स पर सब असंसदीय है, आप झूठ की थाली और दिया का इवेंट का मजाक उड़ाया, लेबर माइग्रेशन पर घटिया राजनीति की, आईसीएमआर और आईएम्स के प्रति भ्रम पैदा किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली वेलफेयर के आंकड़ों पर संदेह पैदा किया, पीएम केयर्स को बिना तथ्य के कटघरे में खड़ा किया, आत्मनिर्भर पैकेज पर जबरन सवाल उठाए, इकोनॉमी के सिलेक्टिव आंकड़ों पर भ्रम फैलाया, वैक्सीन डिप्लोमेसी पर डाउन प्ले किया। इस पर मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, इस देश में इस तरीके से असत्य फैलाने की कोशिश हुई। आज मैं बदलते भारत की आपकी तकलीफ हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से इस देश का दृश्य बदला, यही भारत था। आज आपको फक्र होना चाहिए कि यही भारत था कि जिस भारत के प्लीज सहयोग करें। माननीय सभापति महोदय, जिस भारत को स्वाभिमान के साथ खड़ा होना है, आज उसी पंक्ति में भारत खड़ा है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि अमेरिका से कर्जा लेने वाला देश भारत था, आज अमेरिका 15 लाख करोड़ कर्जा देने वाला देश बन गया। विदेश से टीका लेने वाला भारत आज पूरी दुनिया को कोरोना की वैक्सीन देने वाला भारत है। विदेश से हथियार खरीदने वाला देश भारत, और आज मेड इन इंडिया 83 देशों में हथियारों की सप्लाई कर रहा है। प्लीज सहयोग करें, प्लीज। इस भारत में विराजिए, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? इस भारत में बैठा रहा उनको, प्लीज थे। कोई अंकित नहीं होगा माने से, प्लीज सहयोग करें, प्लीज सहयोग करें। उनका ऐतराज ये था कि अगर पढ़ के ही बोलना तो ले